हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक होम ट्विटर में। अपने आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के एक टॉपिक के बारे में, क्योंकि मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो मैं क्या करूंगा, एक हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट करूंगा। और जो हमारा साइंस का क्लास चल रहा है यानी बायोलॉजी का, उसको भी हम उसी क्रम में क्या कर रहेंगे, स्टार्ट करते रहेंगे। तो आइए समय को बिना बर्बाद किए हुए आइए हम लोग चलते हैं अपने हिस्ट्री के टॉपिक पे पढ़ते हैं। और मैं हिस्ट्री का टॉपिक क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, यदि मैं उसमें हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री का भी पोर्शन उसमें रहता है। और हिस्ट्री में भी कौन सा पोर्शन रहता है, हमारे आधुनिक भारत का यानी मॉडर्न इंडिया का पार्ट। उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आज के टाइम पे पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम पहले मॉडर्न इंडिया को ही पढ़ लें। तो आज हम मॉडर्न इंडिया के सबसे एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी स्टार्टिंग से हम पढ़ने वाले हैं कि यूरोपियों का भारत में आगमन कैसे हुआ। आप लोग फिगर से देख पा रहे होंगे, मैंने फिगर बना रखा है और मैं आपको फिगर वाइज बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए, है ना, कौन सा रास्ता उन्होंने अपनाया। और अगर पहले क्या जो हमारा जब जैसे वास्को डी गामा के पहले क्या कभी मतलब भारत से व्यापार होता था या नहीं होता था, उन सब कहानियों को हम जानेंगे आज के वीडियो में। क्योंकि ऐसा तो है ना कि भारत की खोज जो है मतलब अभी ही हुई हो, भारत से पहले कोई व्यापार ही ना होता रहा हो 1498 के पहले, या भारत को कोई जानता ही ना रहा हो, तो ऐसा नहीं था। भारत के जो हमारे व्यापार थे प्राचीन काल में भी, सिंधु सभ्यता में भी होते थे, क्योंकि हम लोगों ने कुछ वहाँ पे हमें साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो हम मतलब अगर व्यापार होता था तो कैसे होता था, किन किन रास्तों से होता था, और क्या कारण था कि पुर्तगाल वासियों को जो है एक नया रास्ता खोजना पड़ा भारत आने के लिए। तो आज इन सब की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हुआ ये था कि जो पहले भारत का व्यापार होता था, है ना, भारत से यानी जो हमारा भारत है पूर्वी मतलब पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना, और ये सब पश्चिमी गोलार्ध में है। तो हम बोल सकते हैं कि भारत जो हमारा पूर्वी देश है, और ये इन सारे देशों को हम क्या बोल सकते हैं, जो इधर है ये पश्चिमी देश है। ठीक, तो होता ये था प्राचीन काल में कि जो हमारे मतलब भारत का व्यापार था वो मुख्यतः 3 रास्तों से होता था। कितने रास्तों से होता था? 3 रास्तों से होता था। पहले ये जो रास्ता वास्को डी गामा ने खोजा, ये रास्ता हम लोगों को नहीं मालूम था। पहले जो भारत का व्यापार होता था पश्चिमी देशों के साथ, वो 3 रास्तों के साथ होता है, या फिर जितने पूर्वी देश थे उनका व्यापार हम बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि भारत का है, क्योंकि इंडोनेशिया जो कि मतलब एक तरीके से बहुत ही बड़ा द्वीप समूह था, जहाँ से मसालों का बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, है ना। जो मलक्का वहाँ पे है, मलक्का की मंडी जो है मसाले के लिए फेमस थी। ठीक, तो जो व्यापार था पूर्वी देश का पश्चिमी देशों के साथ, वो मुख्यतः 3 रास्तों से होता था। पहला रास्ता मैं देखो आपको बताता हूँ। पहला रास्ता था हमारा ये, यहाँ पे हमारा पड़ता है फारस की खाड़ी। जो आपको ये एरिया दिख पा रहा है, जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये एरिया हमारा क्या है, फारस की खाड़ी है। ठीक है, अब हम इसे पहचान कैसे करेंगे कि ये फारस की खाड़ी है। ठीक, तो याद रखिएगा, जहाँ पे मैंने ये लिख रहा हूँ, जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये जगह है, इस जगह को हम बोलते हैं क्या, ये जगह जो हमारा है, ये जगह हमारा है ईरान। ये जगह हमारा क्या है, ईरान। यहाँ पे ईरान है, उससे सटा हुआ पाकिस्तान, और इन दोनों से सटा हुआ यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान है। फिर ये हमारे इंडिया का ऊपरी वाला इलाका, पंजाब हिमाचल प्रदेश वाला। तो याद रखिएगा, ईरान और सऊदी अरब के बीच का जो ये जल मतलब जो जल का एरिया है, ये फारस की खाड़ी कहलाता है। ठीक, और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक देश है ओमान, है ना, जो ये एरिया है, यहाँ पे ये एरिया क्या है, ओमान का है। यहाँ पे एक देश है ओमान। तो यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, यहाँ पे ओमान की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, ओमान की खाड़ी। ठीक, याद रखिएगा। तो एक रास्ता था, ओमान की खाड़ी होते हुए हम लोग फारस की खाड़ी जाते थे। फारस की खाड़ी से हम लोग पहुंचते थे कहाँ पे, यहाँ पे हम पहुंचते थे इराक में। कहाँ पहुंचते थे, इराक में पहुंचते थे। जो ये एरिया है, ये एरिया आपको इराक का दिख रहा है। इराक के बाद हम यहाँ पे वहाँ पे सीरिया पहुंचते थे, और सीरिया के ऊपर तुर्की था। यानी तुर्की होते हुए हम लोग आते थे, ओमान की खाड़ी होते हुए फारस की खाड़ी में जाते थे। ये हमारा जल मार्ग था। अब यही फारस की खाड़ी से हम कहाँ पहुंचते थे, डायरेक्ट हम पहुंच जाते थे ईरान, है ना। कहाँ पहुंच जाते थे, ईरान। ठीक, ईरान से फिर स्थल मार्ग अपनाते थे। ईरान से हम जाते थे सीरिया, सीरिया से तुर्की, फिर वहां से थोड़ा सा मतलब हम लोग जल मार्ग मतलब या तो हम बोल सकते हैं काला सागर होते हुए, या हम बोल सकते हैं भूमध्य सागर होते हुए हम लोग कहाँ पहुंचते थे, जेनेवा और वेनिस जाते थे, और हम इस तरीके से वहां पे व्यापार करते थे। ये तो था हमारा पहला रास्ता। यदि मैं दूसरे रास्ते की बात करूं, ये थोड़ा दुष्कर था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कोहरा थोड़ा ज्यादा रहता था। तो दूसरा रास्ता था हमारा लाल सागर होते हुए। कहाँ पर, लाल सागर होते हुए। जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये हमारा है साउथ अफ्रीका, है ना, यानी दक्षिण मतलब या अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप और सऊदी अरब के बीच में जो ये आपको ये जल का एरिया
दिख रहा है ब्लू कलर का, ये यहाँ पे था लाल सागर। कौन सा सागर था, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। ये जो एरिया है हमारा, ये जो हमारा है लाल सागर का एरिया है, यहाँ पे ये लाल सागर है, ठीक है। और जो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये है हमारी अदन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, अदन की खाड़ी। यहाँ पे थी अदन की खाड़ी, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जस्ट इसके बगल में क्या है, यहाँ पे है हमारा यनम, यहाँ पे क्या है हमारा यनम है, सॉरी यमन, ठीक। यहाँ पे ओमान है, ओमान के बगल में हमारा कौन सा, ओमान की खाड़ी। ईरान और जो हमारा ये सऊदी अरब है, इसके बीच में कौन सा है, यहाँ पे हमारी फारस की खाड़ी। यहाँ पे हमारा लाल सागर, यहाँ पे हमारी अदन की खाड़ी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है जल संधि को लेकर के, है ना, या होमज जल संधि कहाँ पर स्थित है। तो होमज जल संधि जो है हमारी ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच में, जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये हल्का सा नोकनुमा एरिया, यहाँ पे हमारी क्या है, एक जल संधि है जिसको हम होमज की जल संधि बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, होमज की जल संधि बोलते हैं, ठीक है। और यमन से जुड़ा हुआ हमारा क्या है, अदन की खाड़ी है, ठीक। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पे क्या है, सोमालिया है ना, जिबूती है, इथोपिया है, यहाँ पे ये सारी चीजें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, ठीक। तो जो हमारा रास्ता था, दूसरा रास्ता कहाँ से था, पहला रास्ता हम लोगों ने जाना फारस की खाड़ी होते हुए, हम लोग कहाँ जाते थे, ईरान जाते थे, वहां से तुर्की होते हुए फिर हम वेनिस और जिनेवा पहुंचते थे, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता हमारा कहाँ था, अदन की खाड़ी होते हुए हम लाल सागर में प्रवेश करते थे, और लाल सागर से जैसे हम यहाँ पे स्थल मार्ग में आते थे अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया, है ना, ये मिस्र के पास है अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया, इसमें पहुंचते थे। और भूमध्य सागर होते हुए हम लोग वेनिस और जिनेवा यानी मतलब पश्चिमी देशों में जाकर के व्यापार करते थे। तो ये मुख्यतः दो रास्ते थे। एक तीसरा रास्ता था भारतीय दर्रों से होकर के, हम दर्रों से होते हुए रूस जाते थे, और रूस से फिर जो है हम मतलब काला सागर पार करते हुए हम कहाँ जाते थे, हम अपने पश्चिमी देशों में जाते थे। ये मुख्यतः तीन रास्ते थे, ठीक। लेकिन हुआ कि जो मेन रास्ता था, जो सबसे सरल रास्ता पड़ता था, वो हमारा पड़ता था फारस की खाड़ी होते हुए। हम लोग फारस की खाड़ी जाते थे, वहां से हम लोग ईरान होते हुए, तुर्की होते हुए हम लोग व्यापार करते थे। लाल सागर वाला जो मार्ग था, यहाँ पे मतलब कोहरा बहुत ज्यादा पड़ता था, इसलिए बहुत ही ज्यादा दुष्कर था, इसलिए यहाँ से ज्यादा व्यापार नहीं होता था। तो हुआ क्या, 1453 ईस्वी में, ठीक, पहले व्यापार हमारा चल रहा था, धीरे धीरे व्यापार हम लोग कर रहे थे। लेकिन 1453 ईस्वी में हुआ क्या, कुस्तुनतुनिया तुर्की के पास का एक एरिया है, ठीक है, कुस्तुनतुनिया सॉरी इराक के पास का एक एरिया है, ठीक। तो वहां पे क्या हुआ, तुर्कों ने अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, तुर्कों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया। और जब यहाँ पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, तो इन लोगों ने, जितने भी पश्चिमी देश के लोग थे, है ना, उनको अपना मतलब वहां पर व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों के साथ रास्ता देने से मना कर दिया। क्या कर दिया, जैसे तुर्की का अधिकार हो गया, कहां पर, तुर्कों का 1453 में, कहां पर हुआ, कुस्तुनतुनिया पर, ठीक है। कुस्तुनतुनिया कहां पे है, तो ये ईरान का बहुत ही अच्छा मतलब क्या है, बहुत ही अच्छा मतलब देश है, इराक का मतलब एक बड़ा देश है, एक तरीके से हम मान सकते हैं। तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का क्या हो गया, अधिकार हो गया। और तुर्कों ने क्या किया, इन लोगों ने मना कर दिया कि जो पश्चिमी देश के जो भी व्यापारी हैं, उनको हम व्यापार करने का रास्ता नहीं देंगे, है ना। अब इनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि मतलब ये व्यापार करें तो करें कैसे, ठीक है। क्योंकि पहले से जो है, जो हमारा यहाँ पे व्यापार हो रहा था, पहले देखिए बीच में कौन पढ़ रहा है, अरब पढ़ रहा है ना, बीच में अरबवासी पढ़ रहे हैं। तो जो इनका पूरा एकाधिकार हो गया यहाँ पर एशिया के व्यापार पे, पहले से भी था, क्योंकि जो भी सामान यहाँ से मतलब जाएगा, तो यहाँ पे ये लोग पहले कुछ खरीदेंगे थोड़ा, मतलब अब यहाँ पे ये प्रॉफिट लेकर के तब ना यहाँ बेचेंगे, और फिर यहाँ के लोग प्रॉफिट लेकर के, तो मतलब सामान बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फायदा कौन उठा रहा था, यहाँ पे उठा रहे थे हमारे अरबवासी, क्योंकि यहाँ से सस्ता माल उठाते थे और यहाँ पे अच्छे दामों में यहाँ पे बेचते थे, यहाँ पे पश्चिमी देशों के व्यापारियों को, ठीक। तो यहाँ पे पूरा फायदा उठाया, मतलब इनका एकाधिकार था कहीं ना कहीं। और जब यहाँ पर इनका राज हो गया, ठीक, तुर्कों का रास्ता इन्हें मिलने नहीं लगा, तब भी लोग क्या करते थे, इनसे व्यापार मतलब इन्हीं से सामग्रियां लेते थे, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जितने भी हमारे पश्चिमी व्यापारी थे। तो इनके दिमाग में क्या आया, इन्होंने सोचा क्यों ना हम मतलब एक नया मार्ग खोजें, है ना। पहला रीजन क्या था इनके व्यापार के मतलब मार्ग खोजने का, पहला रीजन था अरब वासियों का क्या था, एकाधिकार था। अब यदि मैं दूसरा बात बताऊं कि जो पुर्तगाल हैं, स्पेन है, फ्रांस हैं,
है ना, इन देशों को क्यों मतलब जरूरत पड़ी मतलब खोजने की, और देश क्यों नहीं खोज रहे थे? क्योंकि ये जो देश थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो सबसे इधर छोटा सा ये एकदम कोने वाला पार्ट है, यहाँ पे ये पुर्तगाल है, एक छोटा सा देश। फिर पुर्तगाल के बगल में इसी तरह स्पेन है, फिर यहाँ पे फ्रांस पड़ आपको मिलेगा, फ्रांस के ऊपर जर्मनी है, इधर बेल्जियम है, उधर उसके ऊपर नीदरलैंड है, और यहाँ पे इन्हीं से जस्ट जुड़ा हुआ हल्का क्या है, हमारा यूनाइटेड किंगडम यानी हमारा ब्रिटेन है। ठीक, इस तरह आपको मैप जब आप देखेंगे मैप में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन लोगों के सामने जानते हैं समस्या क्या आई? वेनिस और जिनेवा यहाँ पे पड़ता था बीच में। ये लोग वेनिस जिनेवा मतलब एक तरीके से व्यापार का केंद्र था उस टाइम पे, और ये लोग जब इनको सामान बेचते थे तो और ज्यादा महंगे दामों में बेचते थे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के सामने क्या समस्या आ रही थी। तो अब इन लोगों के व्यापार करने का रीजन ये था कि ये लोग जब यहाँ पे तुर्कों का अधिकार हो गया था तो ये लोग शांतिपूर्ण ढंग से, है ना, बिना तुर्कों से लड़ाई किए हुए एक शांतिपूर्ण ढंग से व्यापार करना चाहते थे। दूसरा, ये लोग खत्म क्या करना चाहते थे? अरब वासियों का जो व्यापार में एकाधिकार था उसको खत्म करना चाहते थे। और तीसरा क्या था? जो वेनिस और जिनेवा वाले, क्योंकि अरब वासी इनको सामान बेचते थे, तो जो इनका वर्चस्व था उसको भी कहीं ना कहीं ये लोग खत्म करना चाहते थे। अब जैसे देखिए एक तीसरा रीजन जो बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन था, अब देखिए जो तुर्की शक्ति थी वो उस समय क्या साम्राज्य का अपने विस्तार कर रही थी, है ना। तो अब उनको टक्कर देने के लिए इन लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, व्यापार के साथ साथ हम क्या करेंगे, अपने धर्म का भी हम क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। तो इनके पास दो कारण थे। पहला तो हमें क्या व्यापार करना था, अपने व्यापार को बढ़ाना था, और दूसरा हमें क्या करना था, अपने धर्म का प्रचार करना था, ताकि जो मतलब एक शक्ति बढ़ रही है उसका हम आगे चल के मुकाबला कर सके, नहीं हमारा क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 15वीं शताब्दी के अंत तक, है ना, 15वीं शताब्दी में जहाज रानी निर्माण, है ना, जहाजों का निर्माण, है ना, नौ परिवहन का क्या हुआ, बहुत ही तेजी से विकास हुआ। तो जो पुर्तगाल का राजा था हेनरी, प्रिंस हेनरी, वो क्या कहते हैं, इस चीज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था, है ना, और जो उसका दृष्टिकोण था बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक था। उसने क्या किया, अपने यहाँ के लोगों को बोला कि आप लोग क्या करिए, जाइए खोज करिए नए नए देशों की, और वहां पे क्या करिए, व्यापार करिए, व्यापार को फैलाइए, वहां की जो जरूरी चीजें हैं उनको यहाँ पर लेकर के आइए। तो अब जो है सबसे ज्यादा जरूरत क्या थी, देखिए जो ये इलाका है, इधर का इलाका, ठीक, जैसे जैसे हम मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर जाते हैं तो वो ठंडा इलाका होता जाता है, ठीक, वहां पे ठंडी ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे गोश्त रखने के लिए, है ना, गोश्त या मीट को रखने के लिए क्या जरूरत होती थी, मसालों की जरूरत होती थी। तो ये मुख्यतः भारत की खोज इसलिए कर रहे थे क्योंकि भारत का जो इलाका, इधर भारत का जो दक्षिण भारत का इलाका है, इधर आप इंडोनेशिया साइड चले जाएंगे, जो हमारा इधर पश्चिमी भारत है या इंडोनेशिया है, इसमें मतलब क्या है, यहाँ पे मसाले बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। जो कोंकण तट और मालाबार तट था हमारा, वो मसालों के लिए प्रसिद्ध था। उस टाइम पे सूती वस्त्र का भी बहुत ज्यादा मतलब क्या था, निर्यात होता था हमारे पश्चिमी देशों में। हमारे जो भारत के सूती वस्त्र थे वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। नील, यहाँ पे नील की खेती होती, नील का भी मतलब यहाँ से व्यापार होता था उस टाइम पे। जड़ी बूटियां थी, उनका भी व्यापार होता था दवाइयों के लिए, कहाँ, हमारे पश्चिमी देशों में। तो ये लोग क्या हुए, इनको मुख्यतः ये मसालों के व्यापार के लिए ये इधर मतलब पूर्वी देशों में आना चाहते थे। तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने जब इनको आदेश दिया तो 1487 ईस्वी में, कब, 1487 ईस्वी में बार्थोलोमो डियाज नाम का एक व्यक्ति आया, जो कि कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल का निवासी था। याद रखिएगा 1487 ईस्वी में, कब, 1487 में। कौन, बार्थोलोमो डियाज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार्थोलोमो डियाज कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल का निवासी था, पुर्तगाल का निवासी था। ये मतलब भारत की खोज करते हुए यहाँ से पुर्तगाल से, ये पुर्तगाल यहाँ पे स्पेन है, ठीक है, पुर्तगाल से इस तरह होते हुए यहाँ पे, है ना, अटलांटिक महासागर से होते हुए यहाँ तक आया, ठीक। और यहाँ पे उसने एक जगह देखी, है ना, जिसको उसने नाम रखा उत्तमासा अंतरीप। क्या रखा, उत्तमासा अंतरीप रखा, ठीक। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तूफानों का द्वीप किसे बोला जाता है ना, इसने तूफानों का द्वीप बोला, ठीक है। उत्तमासा अंतरीप को इसने क्या बोला, तूफानी द्वीप बोला। तो यानी ये याद रखिएगा, उत्तमासा अंतरीप को तूफानी द्वीप किसने बोला था, तो वो बोला था बार्थोलोमो डियाज ने, ठीक है।
अब यहाँ पे इसे तूफानी द्वीप क्यों बोला गया? तूफानी अंतरीप इसे इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे तूफान, समुद्र की लहरें इतनी ज्यादा तेज थी, इतनी खतरनाक थी कि बड़ा सा बड़ा जहाज यहाँ पे क्या हो जाता था, डूब सकता था, इतनी ताकतवर लहरें थी यहाँ पर। इसीलिए उसने इसका नाम क्या रखा? तूफानी अंतरीप रखा। और वो यहाँ से मतलब कहीं ना कहीं वो मतलब थोड़ा हताश हुआ, देख करके वो डरा और यहाँ से वो अपनी जर्नी को यहीं पे खत्म कर देता है। तो यहाँ से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तमासा अंतरीप की खोज किसने की थी? तो बार्थोलोमो डियाज ने की थी। कब की थी? 1487 ईस्वी में। बार्थोलोमो डियाज कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था। और उत्तमासा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप है ना, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? तूफानी अंतरीप। किसके द्वारा रखा गया था? तो बार्थोलोमो डियाज के द्वारा केप ऑफ गुड होप को क्या बोला गया था? तूफानी अंतरीप बोला गया था। समझ में आया? तो याद रखिएगा, यहां से होते हुए आया था। अब यहां से देखिए दूसरा चीज, अब कुछ समय बाद है ना, यहां से लगभग 7 साल बाद, कितने साल बाद? 7 साल बाद 1494 में। कब? 1494 ईस्वी में। याद रखिएगा, कोलंबस जो कि कहाँ का निवासी था? स्पेन का निवासी था। कोलंबस जो कि कहाँ का निवासी था? स्पेन का निवासी था। ठीक है, वह जो है भारत की खोज के लिए या एक तरीके से बोले पूर्वी देशों की खोज के लिए निकला। लेकिन वो किधर गया? वो इधर ना आकर के वो इधर गया, क्योंकि उसने ये सोचा, उसने ये सुना था कि पृथ्वी हमारी गोल है और यदि हम चक्कर लगाएंगे एक सिरे से तो हम दोबारा वापस उसी जगह में आएंगे। तो वो सोचा कि मैं यहाँ से चक्कर लगाता हूँ, शायद उधर पहुंच जाऊं उस छोर पे। ठीक, तो उसने इधर से चक्कर लगाना स्टार्ट किया और उसे एक जमीन मतलब कुछ दूर मतलब वो जब गया तो उसे एक द्वीप मिला, है ना। उसे क्या मिला? द्वीप मिला। और उसने उसे क्या भारत बोला, लेकिन वो वास्तव में क्या था? वो हमारा था अमेरिका, है ना, अमेरिका। तो यानी अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। इसीलिए वहां के उस लोगों को रेड इंडीज भी बोला गया, याद रखिएगा। ठीक, कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। कब की थी? 1494 में की थी। अब यहाँ पे खोज का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो देश पहले नहीं था, वो देश पहले भी थे, लेकिन समुद्री मार्ग का रास्ता जो था वहां से मतलब हम लोग कनेक्ट नहीं कर, हम लोगों को नहीं पता था। तो जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी कोलंबस ने अमेरिका से। ठीक है, यानी जो हमारा ये देश था पुर्तगाल से अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज जो है कोलंबस ने की थी। कब की थी? 1494 में की थी। ठीक है, और कोलंबस कहाँ का निवासी था? स्पेन का निवासी था। याद रहेगा। अब देखिए जस्ट 4 साल बाद, इसके जस्ट 4 साल बाद, है ना, 1498, याद भी रखिएगा 17 मई 1498। कब? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति था। वास्को डी गामा, ठीक है, कौन? वास्को डी गामा। ये कहाँ का निवासी था? ये भी पुर्तगाल का निवासी था। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये भी बार्थोलोमो डियाज के रास्ते होते हुए आता है केप ऑफ गुड होप तक, और यहाँ से क्या करता है? ये थोड़ी ताकत जुटाता है और इस अंतरीप को पार करता है ना, तूफानी अंतरीप को पार करते हुए। ठीक, जैसे ही आता है इसकी अरब सागर में, यहाँ पे क्या अरब सागर है ना, अरब सागर में इसकी मुलाकात हो जाती है एक गुजराती एक तरीके से व्यापारी से, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? कहीं कहीं पर अब्दुल मनीद लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर मजीद लिखा हुआ है, तो उसका नाम था अब्दुल मजीद। ठीक, अब्दुल मजीद। ये क्या था? एक गुजराती व्यापारी था। ये इसे मिल जाता है। अब दोनों लोग मिलते हैं, वो उसे अपनी व्यथा सुनाता है कि यार मैं मतलब हम लोग इस वजह से आना चाहते हैं और व्यापार करना चाहते हैं, वहाँ पर एकाधिकार हो गया है और जो है तुर्कों का, जिसकी वजह से हम लोग आ नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो हुआ क्या? ये आता है अब्दुल मजीद इसकी सहायता करता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो भारत का ये वाला हिस्सा है, ठीक, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी तट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट। और इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वी तट। तो जो पूर्वी तट का दूसरा नाम है इसको हम जानते हैं कोरोमंडल तट के नाम से। क्या? कोरोमंडल तट के नाम से, कोरोमंडल तट। और जो हमारा ये तट है इसको हम 2 भागों में बांट चुके हैं। पहला जो हमारा महाराष्ट्र और गोवा का एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। और फिर गोवा के बाद से जो इधर केरला तक का इलाका है इसको हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। ठीक, तो ये अब्दुल मजीद की सहायता से कहाँ आता है? मालाबार तट में आता है। कहाँ पे? कालीकट।
केरल के पास एक कालीकट बंदरगाह था, ठीक है, वहां पे ये आता है, ठीक, कालीकट में। कौन से बंदरगाह में? कालीकट बंदरगाह में आता है। और वहां पे कौन सी जगह? कप्पक डाबू नाम की जगह थी। कालीकट बंदर, यहाँ पे मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे मिटा कर फिर बता दे रहा हूँ। वास्को डी गामा कहाँ आता है? वास्को डी गामा अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट नामक बंदरगाह पर, कहाँ? कालीकट नामक बंदरगाह पर, कहाँ? कप्पक डाबू, कप्पक डाबू एक जगह थी, उस जगह पर आता है, ठीक है, कप्पक डाबू नामक जगह पर आता है। और उस समय वहां पे जो है मतलब एक तरीके से जमोरिन है ना, एक मतलब राजा, एक शासक वहां पे रूल करता था इस छोटे से इलाके में, जिसका नाम, जिसकी पैतृक उपाधि क्या थी? जमोरिन, ठीक। शासक कौन था? जमोरिन। और ये जमोरिन उसका नाम नहीं था, ये क्या थी? उसकी पैतृक उपाधि थी, ठीक है। उसका नाम तो क्लियर मुझे भी नहीं मालूम है, बस जितना ये पैतृक उपाधि तो उसकी जमोरिन। उसका क्या करता है? बहुत ही स्वागत करता है, जिससे अरबवासी क्या हो जाते हैं? बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अरबवासी बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाते हैं। लेकिन जो वास्को डी गामा था वो बहुत ही क्या था? बुद्धिजीवी था, या एक तरीके से बहुत ही दिमागदार था। वो क्या करता है? यहाँ राजा से मतलब अच्छी तरीके से मेल जोल रखता है, राजा से बातचीत करता है, और यहाँ से क्या करता है? जो भी सामान लेता है ना, यहाँ से माल को खरीदता है और वापस ले जाकर के जब यहाँ पे बेचता है हमारे पश्चिमी देशों में, तो उसको उसका जो उसने पैसा लगाया था उसको निकालने के बाद वो 60 गुना मुनाफा कमाता है। कितना? 60 गुना मुनाफा कमाता है। समझ लीजिए, अगर मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ तो मैं अपना 100 रुपये निकालने के बाद भी फिर 60 गुना मुनाफा कमा रहा हूँ। अब जोड़ लीजिए 100 का 60 गुना कितना हो जाएगा? यानी 6000 रुपये। 6000 रुपये मैं इनकम कमा रहा हूँ, ठीक। इतना पैसा उसने क्या हुआ था? कमाया था। तो यहां से आपको मतलब यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमारे क्या इसकी खोज हुई और किसने कब कब की थी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह बता दे रहा हूँ आपको। प्राचीन काल में कौन कौन से बंदरगाह थे और उनसे किन किन चीजों की मतलब आयात निर्यात होता था। तो जो हमारे इधर पश्चिमी तट का जो बंदरगाह थे वो हमारा, अगर गुजरात में बात करूं तो सूरत था, है ना, सूरत, कैम्बे, भड़ौच, ये जो हमारे बंदरगाह थे, ये प्रमुख बंदरगाह थे हमारे इधर क्या कहते हैं? गुजरात तट के, है ना। जो उस समय गुजरात तट के हमारे प्रमुख बंदरगाह थे वो कौन कौन से थे? मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। प्रमुख बंदरगाह, ठीक। फिर यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा सूरत, और सूरत में कौन कौन से, सॉरी गुजरात, यहाँ पे क्या डाल लीजिएगा? गुजरात। और पहला क्या था? सूरत, जो कि सूती वस्त्र के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। यहाँ से सूती वस्त्र का निर्यात बहुत ज्यादा होता था। सूरत, कैम्बे, भड़ौच, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूं और इधर केरल साइड, तो केरल में उस समय हमारा प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? पहला तो हमारा कालीकट ही था, कालीकट, और दूसरा कौन सा था? कोचीन, ठीक। तो यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने लायक क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब वास्को डी गामा भारत आया, है ना, तो उस समय हमारे उत्तर भारत में किस वंश का शासन था, ठीक। तो आप याद रखिएगा 1498 में आया था, है ना, 17 मई 1498, यानी 1498 के आसपास क्या लगभग लोदी वंश का शासन था। दिल्ली सल्तनत चल रही थी, क्योंकि बाबर तो 1526 में आएगा और यहाँ पे युद्ध लड़ेगा, है ना, लोदी वंश का अंत करेगा। तो यहाँ पे किसका शासन काल था? लोदी वंश का था। उसके बाद दूसरा जो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि उस समय जब यहाँ पे मतलब आए थे तो यहाँ पर किसका एकाधिकार था व्यापार में? तो अरब वासियों का एकाधिकार था। किसका था? अरब वासियों का एकाधिकार था, ठीक है। और चिट्टियार मुसलमान थे, है ना, और चुलिया मुसलमान थे। इन लोगों का क्या था? इन लोगों का आधिपत्य था इस तट पर, जो हमारा एक तरीके से पूर्वी तट है। यहाँ पर चुलिया मुसलमान और चेट्टियार मुसलमान क्या करते थे? जो इंडोनेशिया से व्यापार था उसको क्या करते थे? उनका एकाधिकार था। इधर हमारे जो है अरब सागर में किसका एकाधिकार था? अरब वासियों का था। अगर पूछा जाए प्राचीन काल में, है ना,
यूरोप के व्यापार में किसका एकाधिकार था? तो यूरोप के व्यापार में एकाधिकार था हमारे जिनेवा और वेनिस वालों का, और मैं यदि बोलूँ तो अरब वासियों का। ठीक, अब उस समय प्राचीन काल में जब जैसे ही अगर ये जब यहाँ से गया हमारा कौन, वास्को दी गामा, तो जो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, कुछ समय तक वहाँ पे क्या उसका वो केंद्र बन गया था बाजार का। ठीक, जब पुर्तगाल का व्यापार यहाँ पे हुआ। तो जो हमारा आज का वीडियो है, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी से ये देखिए, मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि हमने पढ़ा क्या क्या। याद रखिएगा, कुछ रास्ते हैं यहाँ पे, मैंने आपको कुछ एक तरीके से एक मैप के थ्रू पढ़ाया है कि जो हमारा ये है इराक है ना, जो इराक है और ईरान और जो सऊदी अरब के बीच का एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं, फारस की खाड़ी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये ईरान है। ठीक, और यहाँ पे इराक है। इराक ऊपर है, ईरान यहाँ पे नीचे है। जैसे यहाँ पे खत्म होता था हमारा ये समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी, तो कहाँ जाता था, इराक जाता था। इराक से कहाँ जाता था, हमारे सीरिया जाता था, फिर तुर्की जाता था। ठीक, तो ये हमारा एक रास्ता था, ओमान की खाड़ी होते हुए इराक पहुंचता था, फिर वहां से तुर्की, फिर वहां से कहां पहुंचता था, हमारे यूरोप यानी वेनिस और जिनेवा। दूसरा रास्ता था हमारे क्या, अदन की खाड़ी होते हुए। अदन की खाड़ी कहां है, अदन की खाड़ी हमारे क्या, अफ्रीका द्वीप के पास है। अफ्रीका और सऊदी अरब के जो बीच का एरिया उसे अदन की खाड़ी बोलते हैं। और वहां पे क्या, सऊदी अरब और क्या कहते हैं, हमारा जो इधर मिस्र का इलाका था उसके बीच में क्या, लाल सागर था। ठीक, लाल सागर होते हुए पहुंचता था कहां, सिकंदरिया या अलेक्जेंडरिया मिस्र में। ठीक, और वहां से फिर क्या, हमारे भूमध्य सागर, ये हमारा जो सागर यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा पार्ट, ये हमारा भूमध्य सागर है। ठीक, इसको पार करते हुए वो लोग पूर्वी पश्चिमी देशों में पहुंचते थे। ठीक, ये हमारे मुख्य रास्ते थे उस टाइम के। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इसी क्रम में अब धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज हमने पुर्तगालियों तक पढ़ा, वास्को डी गामा को भारत हम पहुंचा दिए हैं। अब आगे किस क्रम में पुर्तगाली क्या क्या करेंगे, उनकी रणनीति क्या रहेगी, किस प्रकार से वो हमारे भारत में कुछ राज्यों को जीतेंगे या कुछ जगह को जीतेंगे और किस हिसाब से फैक्ट्रियों का निर्माण करेंगे, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसी क्रम में हम लोग धीरे धीरे करते हुए पूरे आधुनिक भारत इतिहास को क्या करेंगे, खत्म करने वाले हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स